हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फाइनल अकाउंट पे सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज बच्चों वीडियो जाके देख लो, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पर हमने बात की थी। हमने ये भी बताया था कि जो फाइनल अकाउंट में दो तीन चीजें मेनली बनाई जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसका सोर्स होता है ट्रायल बैलेंस। यानी ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स होते हैं उसी आइटम्स को देखकर हम ये फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नाउ हमने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि ट्रायल बैलेंस के आइटम को हम नेचर वाइज बाइफरकेट करते हैं। इस तरह से जितने भी ट्रायल बैलेंस में आइटम है वो आइदर नॉमिनल होगा, रियल होगा या पर्सनल होगा। अगर वो नॉमिनल होगा तो फिर हम बाइफरकेट करते हैं कि वो डायरेक्ट नेचर का है या इनडायरेक्ट नेचर का है, जिसकी डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में की थी, लेकिन इन डिटेल हमने इस पर बात नहीं की थी। वो आज की क्लास में हम लोग करेंगे। जो डायरेक्ट नेचर का नॉमिनल अकाउंट का होगा उसी के हेल्प से हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और जो इनडायरेक्ट नेचर का होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके हेल्प से बनता है। इसके बाद रियल एंड पर्सनल अकाउंट के हेल्प से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। आप देख रहे हो बैलेंस शीट जो बन रहा है वो रियल एंड पर्सनल के हेल्प से बनता है। रियल अकाउंट का ऑलवेज यू विल फाइंड द डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में हमेशा असेट साइड भी लिखे जाते हैं। पर्सनल अकाउंट में यू विल गेट बोथ द बैलेंसेस, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट वाले असेट में, क्रेडिट वाले लायबिलिटीज में। यानी कि आपको ये पता होगा कि बैलेंस शीट का असेट साइड में डेबिट बैलेंसेस जनरली आते हैं, और क्रेडिट साइड में जो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं वो लायबिलिटी साइड में आते हैं। तो यहां तक बात हमने की। ये नॉमिनल, रियल, पर्सनल जो गोल्डन रूल्स है उसके बेसिस पर है। अगर मॉडर्न रूल्स की बात करें तो मॉडर्न रूल्स के हिसाब से आपको इनकम एंड एक्सपेंस के हेल्प से हम ये बनाते हैं। और बैलेंस शीट जो बनता है वो कैसे बनता है? एक टर्म होता है असेट, उससे हम बैलेंस शीट के असेट में लिखते हैं, और जो दूसरा टर्म है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वो बैलेंस शीट के हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो इस तरह से आप बाइफरकेट नेचर वाइज भी समझ सकते हो कि किस तरह से बनाया जाता है। देखो इसका एक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, उसके बाद क्या होता है ना कि सारी चीजें आसान हो जाती है ना। अब बात करें, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है नॉमिनल अकाउंट, यानी एक्सपेंसेस एंड इनकम का नेचर में कौन सा डायरेक्ट नेचर का होता है और कौन सा इनडायरेक्ट नेचर का होता है। तो सबसे पहले बात करें कि इनकम साइड यानी नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, उसमें सिर्फ सेल्स जो होता है वो डायरेक्ट नेचर का होता है। तो ओनली सेल्स इनकम जो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। नाउ अदर देन सेल्स, सेल्स के अलावा जितने भी इनकम है वो सारे इनडायरेक्ट नेचर का होता है, जिसको हम प्लेस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इनकम के केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम का मतलब नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट साइड। नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड जिसे हम एक्सपेंस बोलते हैं, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क क्या है पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, हम जो भी एक्सपेंसेस गुड्स के लिए करते हैं और गुड्स को अपने शॉप तक लाने के लिए करते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट नेचर के होते हैं। क्या बोला मैंने? फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि जितना भी एक्सपेंसेस हम गुड्स के लिए करते हैं और वो एक्सपेंसेस शॉप तक गुड्स के पहुंचने तक करते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट नेचर के हैं। तो ये बात तो समझ में आ गया। अब इनडायरेक्ट क्या है कि जो एक्सपेंसेस अगर हम गुड्स के लिए कर रहे हैं लेकिन शॉप में आने के बाद, वो इनडायरेक्ट है। एक तो बात ये। दूसरा, जो भी एक्सपेंसेस गुड्स से रिलेटेड नहीं होता है वो सब इनडायरेक्ट होता है। तो बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है इसमें, आप समझ सकते हो। जनरली जो गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वही डायरेक्ट नेचर के होते हैं, लेकिन उसमें से इनडायरेक्ट नेचर का वो होता है जो एक्सपेंसेस हम गुड्स के शॉप तक पहुंचने के बाद करते हैं। इनडायरेक्ट के बारे में बात करें कि जो एक्सपेंसेस हमने गुड्स के लिए किया ही नहीं है वो अदर नेचर का है, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं बताऊं कि गुड्स खरीद कर हम ला रहे हैं, तो उसको लाने में कैरेज देना होता है, फ्रेट देना होता है, कार्टेज देना होता है, भाड़ा लगते हैं। तो वो सब शॉप तक पहुंचने के पहले का एक्सपेंसेस है, इसीलिए वो सब डायरेक्ट नेचर का है। दूसरी बात, कभी कभी हम गुड्स को शिप के थ्रू मंगाते हैं तो डॉक यार्ड पर खर्चे लगते हैं, डॉक चार्जेज है। तो वो डॉक चार्जेज है, क्लियरिंग चार्जेज है, ये सब डायरेक्ट नेचर के हैं। लैंडिंग चार्जेज है, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। नाउ
कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गुड्स को परचेज करके सेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड देन वी आर सेलिंग इट। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो गुड्स को बनाने के पहले का कॉस्ट है। ऑल मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कम अंडर डायरेक्ट इन नेचर। देखो जो डायरेक्ट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिटेल हम यहाँ पर लिख के रखे हैं, एक बार आपको दिखलाते हैं। यहाँ पे है, सबसे पहली बात मैंने बोला नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट साइड जिसे हम इनकम बोलते हैं, उसमें डायरेक्ट नेचर का सेल होता है, और सेल के अलावा जितने भी हैं अदर देन सेल वो सारे के सारे इनडायरेक्ट नेचर के हैं। नॉमिनल अकाउंट में यानी एक्सपेंसेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंसेस क्या है कि जो एक्सपेंसेस हम गुड्स के लिए कर रहे हैं या गुड्स को बनाने में कर रहे हैं, जैसे अगर हम फैक्ट्री में गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, उन्हें वेजेस देने की बात होती है जो फिजिकल वर्क करते हैं। तो ये वेजेस चूंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है इसीलिए वेजेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट इन नेचर। लेकिन जब ऑफिस में काम होती है, सेल करने के लिए जब हम काम करते हैं, तो वहां हमें बहुत सारे स्टाफ जो कि मेंटल वर्क अपना सेक्रीफाइस करते हैं, उसके बदले में जो कुछ भी हम उन्हें देते हैं उसे सैलरीज बोलते हैं। तो जनरली वेजेस ज्यादातर हम देते हैं फैक्ट्री में, इसीलिए वेजेस कम अंडर डायरेक्ट इन नेचर। सैलरी चूंकि ऑफिस में प्रोवाइड की जाती है इसीलिए वो आता है इनडायरेक्ट नेचर का। कभी कभी बच्चों वेजेस एंड सैलरी एक साथ लिखे रहते हैं, तो वहां देखना क्या है कि वेजेज पहले लिखा हुआ है या सैलरी पहले लिखा हुआ है। अगर वेजेज पहले लिखा हुआ है तो डायरेक्ट है, सैलरी पहले लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट है। नाउ अब आप देखोगे कभी कभी फैक्ट्री में भी हम सैलरी देते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं तो वर्क्स मैनेजर होते हैं, उनको हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं। तो चूंकि वो सैलरीज प्रोवाइड हम कर रहे हैं उसे, वो तो डायरेक्ट नेचर का है क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो अगर किसी एक्सपेंसेस के पहले फैक्ट्री वर्ड लिखा जाए तो आप उसे डायरेक्ट मानना। अगर ये फैक्ट्री वर्ड नहीं लिखा है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग सैलरीज का इनडायरेक्ट होने का इसलिए बनता है क्योंकि ज्यादातर सैलरीज हम ऑफिस से प्रोवाइड करते हैं, वहां फिर हम एजम्पशंस के थ्रू काम करते हैं। इसीलिए अगर किसी एक्सपेंसेस के पहले फैक्ट्री वर्ड लग गया हो और किसी एक्सपेंसेस के पहले ऑफिस लग गया हो तो वो हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा और ये डायरेक्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की गुड्स को जब खरीद के हम अपने शॉप तक लाते हैं तो हमें कैरेज देना होता है, फ्रेट देना होता है या कार्टेज, सभी भाड़ा है। ऑन परचेज यानी कि परचेज करते हैं और उसमें भाड़ा देते हैं तो वो शॉप तक आने के पहले का खर्च होता है। ये उसके लिए एक अलग नाम है इनवर्ड, जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड। तो ये इनवर्ड का मतलब गुड्स आने के पहले का जो फ्रेट है वो। लेकिन वही कैरेज फ्रेट अगर सेल पे हो जिसे हम आउटवर्ड बोलते हैं तो ये कौन सा नेचर का हो जाएगा, इनडायरेक्ट। कभी कभी बच्चों कैरेज आउटवर्ड इनवर्ड ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता है, सिर्फ कैरेज लिखा होता है, तो उसे हम डायरेक्ट मानते हैं। अभी इसके पीछे का एजम्पशंस क्या है, ये हम सभी जानते हैं कि गुड्स खरीद के लाएंगे तो 100% गुड्स पर हमें भाड़ा देना पड़ेगा। लेकिन जब हम गुड्स सेल करते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम गुड्स की डिलीवरी जो 100% अपने तरफ से कराएंगे। तो आपको ज्यादातर केसेस 100% केसेस में कैरेज में परचेज पर देना होता है। तो अगर कैरेज के साथ ऑन परचेज ऑन सेल इनवर्ड आउटवर्ड ऐसा नहीं लिखा हुआ है देन वी अज्यूम कि ये कैरेज जो है हमारा डायरेक्ट इन नेचर का है। यहां पर मैंने लिखा है डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, लैंडिंग चार्जेस या अनलोडिंग। ये जब सामान अनलोड कराते हैं उतरवाते हैं, इसका मतलब शॉप में अभी आया नहीं है, शिप से हम सामान मंगाएं, ये सब खर्चे हम दे रहे हैं, ये शॉप तक आने के पहले के खर्चे गुड्स को लाने के लिए हैं, इसीलिए सब डायरेक्ट इन नेचर के हैं। वेयर एज हम रेंट देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, विच आर नॉट रिलेटेड विद द गुड्स, इसीलिए ये इनडायरेक्ट इन नेचर है। गैस, फ्यूल, कोल, पावर। पावर का मतलब हेवी इलेक्ट्रिसिटी। फैक्ट्री में हम लोग इसका यूज करते हैं तो ये सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। पावर जो हेवी इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, सपोज 5000 केवी का, तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को हम पावर बोलते हैं। तो ये सारे डायरेक्ट इन नेचर के हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होगा तो वो हमारा हो जाएगा आपको इनडायरेक्ट इन नेचर। नाउ इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब गुड्स को हम खरीद रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं, उस पर हम टैक्सेस देंगे। ये गुड्स के अपने यहाँ आने के पहले का है, ये सारे डायरेक्ट इन नेचर के हैं। वेयर एज एक्सपोर्ट ड्यूटी आपके इनडायरेक्ट नेचर के हैं। हीटिंग नेक्स्ट है, हीटिंग और इधर लाइटिंग। हीटिंग का मतलब कि प्रोडक्शन के समय हम फर्नेस का यूज करते हैं, वहां पर हीट हमें देना पड़ता है, तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड हो जाता है, इसलिए हीटिंग को हम डायरेक्ट नेचर के मानते हैं, लाइटिंग को हम इनडायरेक्ट नेचर के मानते हैं।
क्योंकि ऑफिसेस में, शोरूम में लाइटिंग का बड़ा कमाल होता है, लेकिन कभी कभी बच्चों हीटिंग एंड लाइटिंग दोनों एक साथ लगे होते हैं, तो आपको फिर वही एजम्पशंस लेना है जो पहले लिखा हुआ है, उसके हिसाब से डिसाइड करना होता है। अगर हीटिंग पहले है तो डायरेक्ट है, और अगर लाइटिंग पहले है तो ये इनडायरेक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये डायरेक्ट है क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड है। अगर सिर्फ मिसलेनियस एक्सपेंसेस है तो वो इनडायरेक्ट नेचर का है, क्योंकि वो डिफाइन नहीं है कि गुड्स से रिलेटेड है या नहीं है। ट्रेड एक्सपेंसेस या ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, इसे ट्रेड एक्सपेंसेस या ट्रेडिंग, मेरे को ट्रेड लिखना था, जनरली ये लिखा होता है ट्रेड एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट नेचर का है। रॉयल्टी एक शब्द आएगा आपको, रॉयल्टी का मतलब होता है जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें किसी की परमिशन लेनी होती है। सपोज हमें बुक पब्लिश करना है तो जो राइटर उसकी परमिशन लेनी होती है, उसके बदले में उसे हमें रॉयल्टी पे करना होता है। विदाउट दिस वी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स, तो रॉयल्टी भी डायरेक्ट नेचर का होता है। तो इस तरह से मैंने एक लिस्ट बनाया है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। नाउ अब हम बात करेंगे कि ये सारे चीज आपको ट्रेडिंग अकाउंट में अपियर होते हैं, और ये सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपियर होते हैं। सिमिलरली ये डेबिट वाला जो डायरेक्ट नेचर का सेल है ये ट्रेडिंग अकाउंट में अपियर होता है, और ये क्रेडिट, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपियर होता है। बच्चों बुक में आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है, आप उसे देखोगे और समझने की कोशिश करोगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, रटने की नहीं, समझना क्या है कि क्या ये एक्सपेंसेस गुड्स से रिलेटेड है, एंड दैट टू बिफोर कमिंग टू द प्लेस ऑफ शॉप। उसके पहले का एक्सपेंसेस है तो ये डायरेक्ट नेचर का है। जैसे मैं फॉर्मेट को दिखाता हूं आपको यहाँ पे, ये ग्रेवाल साहब के बुक का फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। इसमें ओपनिंग स्टॉक है, हमने लास्ट क्लास में इसकी डिस्कशन की थी, परचेजेज है, इसमें बहुत सारी चीज माइनस होते हैं। फिलहाल इसकी बात तो हम लोग कर ले, इसकी बात कर ले, बाकी चीजों पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। वेजेज है, अभी आपको पता है फैक्ट्री से रिलेटेड। फ्रेड कार्टेज इनवर्ड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है। फैक्ट्री पावर, इलेक्ट्रिसिटी, और भी कई आइटम है जो मैंने लिख रखे हैं अभी, आप उसे देख लेना। नाउ इस साइड में बेसिकली सेल्स लिखे जाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक लिखे जाते हैं। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप सेल्स जो है ये भी डायरेक्ट नेचर का है, लेकिन अभी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बुक में चूंकि फॉर्मेट बनाया हुआ तो सारा आपको यहाँ लिख दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे डायरेक्ट नेचर का जो अभी हमने बताया वो सारे आइटम इसमें अभी नहीं है, लेकिन आप समझ चुके हो। एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, ये वाले टर्म के बारे में मैंने बात की थी, एडजस्टेड परचेज, जिसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर ये चीजें हैं तो इसका मतलब है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अब ओपनिंग स्टॉक आपको नहीं लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक जो आप इस साइड लिखते हैं वो नहीं लिखना है, और परचेजेस जो है वो नहीं लिखना है, बल्कि डायरेक्ट एडजस्टेड परचेज लिखना है। तो ये चीज यहाँ करके दिखाया हुआ है, और बाकी जितने भी आइटम है एक्सपेंसेस के वो डायरेक्ट नेचर के। स्क्रैप सेल्स जनरली आपको नहीं मिलेगा, लेकिन चलो फॉर्मेट में है तो आपको पता चलेगा। और आपको ये भी पता है कि इस साइड का अगर बैलेंस ज्यादा है तो उधर लॉस आएगा, जिसे हम ग्रॉस लॉस बोलते हैं, और अगर इस साइड के बैलेंसेस ज्यादा है तो इसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो आप इसे भी एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, हालांकि इसके आपके बुक का है। करें अभी प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसका भी फॉर्मेट मैंने ग्रेवाल साहब के बुक का यहाँ रखा है। अब ये सारे आइटम को देखना और समझने की कोशिश करना कि ये सारे आइटम गुड्स को लाने से रिलेटेड नहीं है। तो कोई भी एक्सपेंसेस को देख के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप आराम से फर्क महसूस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसकी रट्टाबाजी आप कर लोगे सारी। आप देखो पोस्टेज है, प्रिंटिंग है, इंश्योरेंस है, रिपेयर्स है, डेप्रिसिएशन, क्या ये सब गुड्स को लाने के लिए हम कर रहे हैं? नहीं। तो ऑल एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड डायरेक्टली टू गुड्स and that expenses should have been incurred before reaching to the place of shop are called direct expenses. तो मुझे लगता है आपको ये बात अब समझ में आ रही है। नाउ ये फॉर्मेट की भी आप स्क्रीनशॉट कर लो। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एग्जाम्पल के थ्रू, और कुछ फॉर्मूला एडजस्टेड परचेज जिसको मैंने यहां लिख रखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एडजस्टेड परचेज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या इसका एक दूसरा भी है कि नेट सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो आपको सीओजीएस मिल जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन 2-3 मार्क्स में आपको ये पूछे जा सकते हैं।
ग्रॉस प्रॉफिट, ये सारा फॉर्मूला मैंने अपने पहले वाले वीडियो में लिख कर रखा था। और अभी हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। अगले क्लास में आएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बच्चों आप जो मैंने फॉर्मूला दिखाया है उसको समझ के आना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्क समझ के आना। तो अगले वीडियोज में जब हम आएंगे, अगले क्लासेस में बात करेंगे तो सीधे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, इसकी बात करेंगे। तो एक बार इसकी भी स्क्रीनशॉट फिर से रख लो। नाउ अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दीज फॉर्मूलाज हम कैसे करते हैं। यहां पर लिखा है असर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट परचेज, रिटर्न्स आउटवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी ये स्टॉक भी है। अभी हमने फॉर्मूला आपको दिखाया था तो वो फॉर्मूला यहां पर लिख दिया मैंने। अब सीधे हमें पुट करने, रिजल्ट फाइंड करना है सीओजी। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 16,000, नेट परचेज इज गिवन 72,000। हालांकि ये नेट अगर वर्ड नहीं रहता तो नेट परचेज निकालने के लिए हमें परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स करना पड़ता, लेकिन आपके क्वेश्चन में नेट परचेज दे दिया है तो आप नेट परचेज का अमाउंट सिर्फ 72,000 लिखेंगे। ऐसा ना हो कि आपको कंफ्यूजन हो जाए और आप 72 से माइनस कर दो 8,000 और यहां लिख दो वो फिगर, तो ये एक आपसे गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी बनाया गया है। अब नेट परचेज तो मैंने लिख दिया, अब आती है बात डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसको कंसीडर नहीं करना है। यहां डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 18,600 एंड फिर अपने फॉर्मूला में लेस करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री विच इज 28,000। बस बच्चों इसे हमें सॉल्व करना है। पहले प्लस वाला हम ऐड कर ले, 1,06,600 माइनस 28,000 और अब हम 78,600, ये आपका आंसर आ जाता है। आप इसकी स्क्रीनशॉट करके रख लो। नाउ अगेन हम दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। यहां आपके सामने इंफॉर्मेशन लिखे हुए हैं, क्या? ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, परचेज इज गिवन, कमीशन ऑन परचेज, इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे क्योंकि परचेज का कमीशन है। सेल्स दिया हुआ है, कैरेज ऑन सेल्स दिया हुआ है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। आपको सीओजीएस बनाना है और ग्रॉस प्रॉफिट आपको बताना है, सीओजीएस एंड ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको देखना क्या है बच्चों कि सीओजीएस निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक जो कि है दिया हुआ है, परचेजेज भी गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चंस में शायद नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सीधे हम लोग सीओजीएस का फॉर्मूला लगाएंगे। ओपनिंग को शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। नाउ व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 30,000, ठीक है। नेट परचेज इज गिवन 54,600, क्योंकि परचेज रिटर्न नहीं है तो फिर इसी को हम लिखेंगे 54,600 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 6,000, फिर सेल्स है, कैरेज ऑन सेल्स है, दिस इज इनडायरेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक है जिसे हमें माइनस करना है 36,600। अब बच्चों हम क्या करेंगे, आपको इसको ऐड करेंगे, $90,600 में 36,600 हम माइनस करेंगे और अपने पास जो फिगर आएगा 54,000। तो इस तरह से hमारे पास सीओजीएस निकल के आता है। आपके पास क्वेश्चंस में सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट भी बताना है, आपने पढ़ रखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। अभी आपका जो है सेल्स इज गिवन 90,000, सेल्स इज गिवन 90,000 और सीओजीएस आपने अभी निकालना है 54,000। तो आप इसमें से इसे माइनस कर लो,
ये आपके आगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस तरह से हम इसे बना लेते हैं बच्चों, आप इसके स्क्रीनशॉट कर लो एक बार। बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर आपको इंफॉर्मेशन शब्द है, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 15,000, चलो सेल्स इज गिवन 48,000, कैरेज इनवर्ड, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सेल्स रिटर्न है, ग्रॉस प्रॉफिट है, परचेजेज है, परचेज रिटर्न है, यानी नेट परचेज भी है। आपको बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो सीओजीएस निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला भी है सीओजीएस निकालने का, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन में नेट सेल्स भी है और क्या है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी है। तो हम डायरेक्ट सीओजीएस निकालेंगे, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। आपके पास सेल्स का फिगर है 48,000 और सेल्स रिटर्न शायद दिया हुआ है क्वेश्चन में 3,000। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करना, उसमें से आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 18,000, इसे माइनस करना है। तो देखो बच्चों रिजल्ट क्या आता है हमारा, 45,000 माइनस 18,000। अब इसे करेंगे 27,000, तो ये हमारा बनता है सीओजीएस। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर फाइंड द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगेन आपको पता है सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नाउ सीओजीएस आपने फाइंड किया बाय 27,000, आप यहां लगा दो 27,000। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 15,000, नेट परचेज, तो परचेज इज गिवन, आई थिंक ये दिया है परचेज 30,000 और परचेज रिटर्न है 2,700, तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस 2,700, ये हो गया नेट परचेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बच्चों क्या लिखा हुआ है देखो एक बार क्वेश्चंस में। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम जीरो एज्यूम कर लेंगे और ये हो जाएगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आप देख रहे हो इसके बेसिस पर एक बार मैं देख लूं क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या नहीं है। यस, कैरेज इनवर्ड इज गिवन, कैरेज इनवर्ड 3,000 है, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशंस आ गए। आप क्लोजिंग स्टॉक को यहां ले आओ, 27,000 को उधर माइनस कर दो, आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन मिल जाएगी। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप कर लेना, फिलहाल इसकी स्क्रीनशॉट कर लो ना। अगेन कुछ क्वेश्चन को और डील करेंगे आज के क्लास में और इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आपको अपने बुक से मिलेगा, टेक्स्ट बुक में आप जरूर बनाना। नेट सेल्स फॉर द ईयर इज गिवन 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑफ सेल, फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बड़ा आसान है यहाँ पे, गिवन सेल्स 9 लाख, जीपी 30% of 9 lakh, that is 2,70,000. Hence, COGS is equal to net sales minus GP, 9 lakh minus 2,70,000। तो बड़ा आराम से आपके आंसर आ गए, ठीक है। तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। नाउ अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था कि 30% ऑन सेल्स लिखा होता, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि 30% ऑन कॉस्ट, तब ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता। तो फिर हम कैसे करते, चलो अगले क्वेश्चन से बात करते हैं। यहां पर है नेट सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 9 लाख, सेम क्वेश्चन है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, लेकिन किस पर है, कॉस्ट पर, और आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताना है। यहां पर आप 25% कॉस्ट का निकालोगे, बट गिवन फिगर इज 9 लाख सेल्स। चूंकि कॉस्ट का फिगर नहीं दिया हुआ है तो हमें लेट करना होगा, लेट COGS इज इक्वल टू 100, देन ग्रॉस प्रॉफिट विल बी इसका 25% और सेल्स जो होगा
100 प्लस 25 125। तो 100 के रिलेशन में हमने इसे फाइंड कर लिया। हमारे पास गिवन फिगर है सेल का फिगर है और हमें निकालना है सीओजीएस और ग्रॉस प्रॉफिट। तो चाहे आप ये निकालो या ये निकालो, यूनिटरी मेथड का हम यूज करेंगे कि इफ सेल्स 125 देन जीपी 25, इफ सेल्स 1 है देन जीपी 25 by 125, एंड व्हेन सेल्स हमारा 9 लाख है, ये यूनिटी मेथड का हम सपोर्ट ले रहे हैं बच्चों, 125 इंटू 9 लाख। आप इसको सॉल्व करोगे 5 से और 5 से ये करोगे, ये आ जाएगा 18,000, सॉरी 1,80,000 आ रहा है। तो ये 1,80,000 आपके निकल कर आते हैं जीपी। तो जब जीपी आपका निकल गया तो ग्रॉस सीओजीएस निकालने के लिए तो बड़ा सिंपल सा बात है, आपको सेल्स में से माइनस कर देना है जीपी को। सेल्स इज 9 लाख, जीपी इज 1,80,000, तो आपका 7,20,000 का सीओजीएस हो जाएगा। चलो आप इसे सेव करो। आज के क्लास में हम एक और क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो, ये कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, ठीक है, 20,000, कैश सेल्स इज गिवन, क्रेडिट सेल्स इज गिवन, परचेजेस गिवन 70,000, बस। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पर है 33 एंड 1/3%। नाउ यहां पर देखो बच्चों, अभी आपको बता रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको सीओजीएस का मालूम होना जरूरी है। सीओजीएस पता नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि कॉस्ट का 33 एंड 1/3% जीपी है। तो सेल्स के फिगर इज गिवन। टोटल सेल्स हमारा कितना है? टोटल सेल्स है, कैश सेल्स हमारा कितना है बच्चों? 60,000, और क्रेडिट सेल्स हमारा है 40,000। टोटल सेल्स इज 1 लाख। लेकिन हमारा जो जीपी का परसेंटेज दिया हुआ है वो कॉस्ट पर दिया हुआ है, जो कि कॉस्ट गिवन नहीं है। देन हम क्या करते हैं, लेट सीओजीएस इज इक्वल टू 100, देन जीपी हमारा 33 1/3, जिसको हम लिख सकते हैं 100/3। तो आपका जो सेल्स होगा वो क्या होगा? 100 प्लस 100/3। आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 400/3। तो इस तरह से हम सेल्स को 100 के रिलेशन में समझ लेते हैं कि अगर 100 कॉस्ट है तो हमारा सेल्स होगा 400/3। नाउ हमारे पास गिवन फिगर है सेल्स का, तो हम यूनिटरी मेथड में पहले सेल्स को लिखते हैं। जो गिवन होता है उसे पहले लिखते हैं ना। इफ सेल्स 400/3 देन सीओजीएस हमारा 100 है, या आप सीधे जीपी निकाल लो। जीपी है 100/3 है, जो यहाँ पे लिखा हुआ था। अगर हमारा सेल्स जो है 1 है देन जीपी 100/3, फिर नीचे होगा 400/3। आप इसको कट कर दोगे तो ये आएगा 100/400, यानी कि 1/4 फाइनली आ रहा है। और बड़ा आसानी से आप, क्योंकि सेल्स का फिगर इज गिवन, या आपको अभी निकाला था ना, देखो सेल्स यहाँ पर 1 लाख है, तो अगर सेल्स 1 लाख है तो हमारा जो जीपी होगा 1 लाख इंटू 1/4, दैट इज 25,000। तो आप सीओजीएस निकाल सकते हो ना, सेल्स माइनस जीपी से। आपका सेल्स दिया हुआ है कितना? 1 लाख माइनस 25,000 जीपी है, तो 75,000 आपका सीधे सीओजीएस निकल गया। अब ये फिगर आपके निकल गए। अब बच्चों आपको करना क्या है? बड़ा सिंपल सा बात है कि आपको सीओजीएस का फॉर्मूला दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक विच इज टू बी फाउंड। हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना। सीओजीएस हमने फाइंड कर लिया, दिस इज 75,000। ओपनिंग स्टॉक क्या है बच्चों? ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 20,000।
नेट परचेजेस, तो परचेजेस के बारे में क्वेश्चंस में दिया हुआ है परचेजेस 70,000, देयर इज नो रिटर्न। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या अपने क्वेश्चंस में है, ओपनिंग स्टॉक है, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, परचेजेज है, नहीं है, इसको हम अज्यूम करेंगे 0 और सीधे करेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक को आप इस साइड ले आओ, ये दोनों को ऐड करो 90,000 और इसे ऑपोजिट साइड में ले जाओ तो 75,000। तो देखा आपके ये फिगर आते हैं 15,000। तो पहले तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस बनाने में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, आपको अर्थमेटिकल कैलकुलेशन आपके काफी स्ट्रांग होने चाहिए। अभी चूंकि फाइनल अकाउंट की शुरुआती क्लास है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि चीजों को धीरे धीरे आप समझो, बाद में जब विथ एडजस्टमेंट पढ़ाएंगे तो बहुत सारे कैलकुलेशन को एक इजी अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए हम लोग सीखेंगे। फिलहाल आज हमने बात की है कि कैसे ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, प्लस हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट है उसको समझ बैठे हैं, कैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क से, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क हम रट्टाबाजी नहीं करें बल्कि समझ रहे हैं। तो आज की क्लास में मैंने बस इतना ही बात की। अगले क्लास में आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाएंगे। तो ये अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।